नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं, जिससे युवा वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। कौन कौन सी वो उम्मीदें और पिछले एक दशक में कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं, उनका क्या असर रहा और कितना लाभ देश की अर्थव्यवस्था को इनसे मिला है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बजट 2024 तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर की, जिसमें आज हम बात करेंगे युवा कल्याण की। तो आज खास तौर से बात अगर की जाए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं बजट की, जब बात की जाती है किस तरीके से जो बजट की जब शुरुआत होती है, लेकिन कोई भी शुरुआत हो उसमें पहले कहा जाता है कि मीठा अगर चख लिया जाए तो अच्छा होता है, शुभ उसको माना जाता है। ऐसी बजट से पहले अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पारंपरिक हलवा समारोह मंगलवार को संपन्न हो गया। इसे बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का आखिरी चरण माना जाता है। इस रस्म में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई और उन्होंने परंपरा के तौर पर हलवा भी बांटा। ये समारोह हर साल होने वाली एक रस्म है, जिसमें हलवा तैयार किया जाता है और बजट की तैयारी में शामिल रहे वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उनको परोसा जाता है। ये समारोह दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में आयोजित किया गया और यहीं पर वो प्रिंटिंग प्रेस भी है जहां पर बजट की जो प्रतियां हैं वो निकलती हैं। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। ये वास्तव में परंपरागत बजट कार्यक्रम है, जिसे बजट को अंतिम रूप देने से पहले मनाया जाता रहा है। दरअसल हलवा रस्म केंद्र सरकार के बजट की तैयारी में शामिल वित्त मंत्रालय के जो तमाम अधिकारी हैं और कर्मचारी, उनको अलग रखने की प्रक्रिया है, यानी बाहर की दुनिया से वो पूरी तरह अलग होते हैं। तो ये तो बात हुई किस तरीके से जो शुरुआत की जब हम बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है युवा कल्याण की, नए भारत का युवा जहां नई ऊर्जा से लबरेज है, तो वहीं सरकार भी युवा शक्ति के सामर्थ्य को सम्मान देते हुए देश में युवा कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। पिछले कई बजट में युवाओं को सशक्त करने के लिए अलग अलग योजनाएं लाई गईं, जिनके जरिए रोजगार सृजन हुआ और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला। वहीं इस बार के आम बजट से भी अमृत पीढ़ी यानी जो हमारे देश के युवा हैं उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। कौन सी ऐसी योजनाएं होंगी जिनसे उनको बढ़ावा मिलेगा, आइए देखेंगे। देश को विकसित बनाने के लिए 4 प्रमुख अमृत स्तंभों में से एक युवाओं पर पिछले 10 वर्षों में सरकार का पूरा फोकस रहा है। देश के युवाओं को देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। यही वजह है कि पिछले कई बजट में युवा विकास और युवा कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के इस पहले बजट से भी युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि पिछले एक दशक की बात करें तो युवाओं को ध्यान में रखते हुए अनेक कदम उठाए गए हैं। जैसे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया की पहल, आर्थिक विकास के साथ बड़े पैमाने पर उत्पन्न हुए रोजगार के अवसर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.40 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण, कौशल भारत के तहत अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों का हर राज्य में निर्माण। बजट 2023 में 3,517.31 करोड़ रुपए का बजट कौशल विकास मंत्रालय के लिए, युवाओं के लिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा, 47 लाख युवाओं को अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत स्टाइपेंड देने की घोषणा, MBBS सीटें 50,000 से बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हुई, पोस्ट ग्रेजुएट सीटें 2014 में 30,000 से बढ़कर 2024 में 70,000 हो गयी। 2014 के बाद से बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के नए संस्थान हुए स्थापित। इनमें 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय शामिल। छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए अनुमान से अधिक बजट का हुआ आवंटन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता के 3 केंद्रों की स्थापना के लिए 255 करोड़ रुपए का आवंटन। सेना और सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत। विकसित भारत के निर्माण के उद्देश्य से मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। अटल इनोवेशन मिशन के जरिए नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा। खेलो इंडिया से युवा प्रतिभाओं को मिला प्रोत्साहन। आज भारत का युवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है।
और उन्हीं प्रतिभाओं को निखारने का काम सरकार बखूबी कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाले इस नए भारत में देश का हर युवा नई ऊर्जा और नई उमंग से देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है, जिससे विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर बढ़ते हुए इस बार का बजट भी युवा कल्याण को गति देता हुआ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से पिछले एक दशक की भी अगर बात की जाए तो युवा कल्याण को किस तरीके से गति देने का काम किया गया है। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजीव शिवेश जी, आप संस्थापक हैं थिंक स्टार्टअप एवं यूथ आइडियाथॉन के। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं जयंत कृष्णा जी, जो कि पूर्व CEO हैं NSDC से। बहुत बहुत स्वागत जयंत जी आपका भी। तो इन दोनों के साथ चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, जानेंगे युवाओं की जो उम्मीदें क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानकारी हम देते हैं, क्योंकि किसी भी देश की जब बात कही जाती है तो माना जाता है कि वहाँ पे रोजगार सृजन जो है वो किस तरीके से हुआ है। और ख़ास तौर से हमारे देश की अगर बात की जाए तो करीब पिछले 5 से 6 सालों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रोजगार सृजन के जो आंकड़े हैं वो किस तरीके के आए हैं। हालांकि कभी कभी उनको भ्रामक भी बनाया गया, कुछ और जानकारी दी गई, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर श्रम मंत्रालय की तो वहाँ से ये जानकारी बाहर निकल कर आई कि किस तरीके से रोजगार का सृजन हुआ है हमारे देश में, और खासतौर से जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर मिले हैं। आपके सामने आंकड़ा हम यहाँ पे दे रहे हैं कि युवाओं के लिए किस तरीके से रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो सरकारी पहल हैं उनसे रोजगार को बढ़ावा मिला है, और वही उम्मीद इस बार के बजट से भी की जा रही है। खासतौर से वर्ष 2017 और 18 से 2021-22 के दौरान 8 करोड़ से अधिक रोजगार के जो अवसर हैं वो मिले हैं। ये जानकारी दी गई श्रम मंत्रालय द्वारा, और साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक के KLEMS डेटा से ये संकेत हमें मिले हैं कि किस तरीके से लगातार जो रोजगार का सृजन है वो हुआ है। साथ ही श्रम बिल की भागीदारी 2017 और 18 में 49.8 से बढ़कर 2022-23 में 57.9% हो गई है। श्रम बल, इसके बाद बात करेंगे बेरोजगारी की भी। तो आप देखिए बेरोजगारी दर जो है 2017-18 में वो 6% से घटकर 2022-23 में 3.2% के निचले स्तर पर आई, यानी वहाँ भी जो गिरावट है वो हमने देखी। और सितंबर 2017 से मार्च 2024 तक करीब 6.2 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर जो हैं EPFO से जुड़े हैं, जो कि एक मानक है रोजगार सृजन का। किस तरीके से लगातार जो अवसर हैं वो मिले हैं EPFO के द्वारा भी जाना जाता है। फिलहाल ये जो डेटा है ये आपने देखा करीब 5.5-6 साल की भी अगर हम बात करते हैं तो 6 करोड़ से ज़्यादा जो जुड़ाव है वो EPFO में देखा गया है। यानी कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां काफ़ी कारगर रही हैं। और NPS की अगर हम बात करें, जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, उसके तहत भी 2023-24 के दौरान 7.75 लाख से अधिक सब्सक्राइबर जो हैं वो शामिल हुए हैं, यानी जुड़े हैं NPS से भी। तो ये आंकड़े अपने आप में इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे जो युवा हैं उनको सशक्त किया जा रहा है, और ख़ासतौर से युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर अत्यधिक उत्साहवर्धक जो हैं, उत्साहजनक जो हैं वो हमें यहाँ नज़र आते हैं। और ये नीतियों का ही असर है, क्योंकि नीतियाँ जब तक कारगर नहीं होंगी तब तक शायद ये जो आंकड़े हैं इस तरीके से नज़र नहीं आते। लेकिन सरकार की नीतियाँ काफ़ी कारगर रही हैं। पिछले एक दशक में अलग अलग जो योजनाएं चली हैं उनके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह की जो नीतियाँ हैं वो रही हैं। लेकिन अब जो इस बार का बजट रहेगा उससे भी जाहिर तौर पर जो युवा वर्ग है उसकी काफ़ी उम्मीदें हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन जो युवाओं की हम बात करते हैं, किस तरह की वो सोच रखते हैं, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, और उस सोच को कहीं ना कहीं तवज्जो जो है अगर देखा जाए संजीव जी, सरकार देती हुई नज़र आती है। किस तरीके से आप देखते हैं जब हम युवा कल्याण की बात करते हैं? देखिए, जो सरकार के पास जो युवा वर्ग है वो काफ़ी वृहत है जी, काफ़ी बड़ा है। और नंबर को अगर हम देखें तो करीब 30-40 करोड़ के आसपास है, 30 से 40 करोड़, जो भी नंबर हम देखना चाहें। अगर आपको 30-40 करोड़ लोगों के लिए कुछ योजनाएं बनानी हैं तो वो अलग अलग प्रकार की योजनाएं होंगी, क्योंकि 30-40 में अलग अलग प्रकार के लोग हैं जी। एक है हाईली क्वालिफाइड, उनके लिए अलग योजना है जी। मीडियम क्वालिफाइड, अलग अलग वर्ग के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग योजना है जी। और अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग योजनाएं होंगी। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने पिछले जो गत वर्षों में जितना काम किया है, काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं जी। और जो युवा की जो आकांक्षा है, हमें उस चीज़ को समझना ज़रूरी है जी।
तो जो युवा की जो आकांक्षा है वो आज के दिन में, अगर मैं सोचूं कि 80% युवाओं की आकांक्षा है कि वो उनको जॉब मिल जाए, उनके लिए एक नौकरी मिल जाए, लेकिन 20% युवा जिनसे हमारी वार्तालाप ज़्यादा होती है, मैंने ये देखा है कि उनकी आकांक्षा है कि किसी न किसी प्रकार से वो एंटरप्रेन्योरशिप करें, स्टार्टअप करें, एक नए चीज़ का सृजन करें, इनोवेशन करें। और मुझे लगता है सरकार ने इस और भी कम अच्छे स्टार्टअप इंडिया के तौर पे या स्टेम प्रोग्राम के तहत काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, पर मुझे लगता है कि अभी इस दिशा में हम लोगों को और कुछ करने की आवश्यकता है, और वही शायद उम्मीदें युवाओं की भी हैं सरकार से। जयंत जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, कौशल विकास की, तो ना जाने कितने ही ऐसे हमारे करोड़ों जो प्रशिक्षित हमारे युवा हैं वो अब लगातार लोगों को और भी ज़्यादा प्रशिक्षण दे रहे हैं। और उसी बात का जिक्र यहाँ अभी हम ये भी कर रहे थे कि कैसे एक से दूसरे तक ये जो कड़ी है जुड़ती चली जाती है। कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ है जो एक सोच रही स्किल इंडिया की? देखिए, मुझे लगता है कि स्किल इंडिया ज़्यादातर जो इसके पीछे उद्देश्य था वो ये था कि हमारा जो जनसंख्या है, इसको बहुत से लोग समझते हैं ये देश के लिए एक अभिशाप है, तो ये एक अभिशाप ना बन के किस तरह से वरदान के रूप में जनसंख्या साबित हो, इसलिए स्किल इंडिया मिशन की मुहिम हुई थी 2015 में। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक पूरी दुनिया में एक स्किल करने के लिए लोगों को एक अपने आप में मानव संसाधन को विकसित करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू ये एक सबसे बड़ी योजना थी। तो अभी भी वो उसमें कई सी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की आपने बात करी, हर जिले और कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम एक आइकॉनिक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोला गया है। जो अप्रेंटिसशिप की स्कीम थी उसको एक दोबारा फिर 2014 में जैसे ही नई सरकार आई उसी साल दिसंबर में एक नया एक्ट में संशोधन के साथ में एक नया एक्ट पास हुआ अप्रेंटिसशिप स्कीम का, जिससे जो भी इंडस्ट्रीज को उससे तकलीफें थी उस एक्ट से वो सब दूर करके एक ज्यादा इंडस्ट्री फ्रेंडली एक्ट बनाया गया। और जो हमारे अप्रेंटिसेस करीब किसी पॉइंट ऑफ टाइम में करीब 3 लाख हुआ करते थे, 2.5 से 3 लाख हुआ करते थे, वो उसमें करीब 10 गुना इजाफा हुआ है। और आपने जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करी, इसमें करीब 1.4 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट आज तक मिला है। और मैं आपको मोटा बताऊं तो मैं स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत से पहले करीब जो 10-12 लाख लोग साल भर में पूरे भारत में स्किल होते थे, चाहे वो ITIs में, पॉलिटेक्निक्स में, इन सबको मिलाकर वो संख्या अब 1 करोड़ से पार कर गई है। तो रफली इसमें 10 गुना वृद्धि हुई है, जो एनुअल जो वार्षिक रूप में जिन युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है स्किल्स ट्रेनिंग के लिए, कौशल विकास के लिए। बिल्कुल, तो कई चीजें हुई है, लेकिन इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आगे राहें हैं, तो ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। एक चीज तो हमने सप्लाई साइड का एक अच्छा काम किया है, और डिमांड साइड में जॉब्स कैसे क्रिएट किया जाए और ज्यादा इस पे भी सरकार की तवज्जो है। और मुझे लगता है ये मोदी 3.0 गवर्नमेंट के दौरान जॉब के क्रिएशन में भी कई चीजें होंगी। ऐसा नहीं है, देखिए जॉब्स हमारे यहाँ हो नहीं रही है, हमारे यहाँ जॉब्स नहीं आ रही हैं, जॉब्स आ रही हैं, लेकिन जो हमारी समस्या है भारत में वो ज्यादातर जॉब जो है वो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स होती हैं। फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर में ना होके इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं, जो जॉब बहुत जो इतनी एस्पिरेशनल नहीं होती युवाओं द्वारा। तो किस तरह से हमारी इकोनॉमी को इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज से फॉर्मल और ऑर्गेनाइज के उसमें मूवमेंट किया जाए, एक संगठित क्षेत्र जो है काम होगा, तो जॉब्स, एस्पिरेशनल जॉब्स अपने आप और ज्यादा क्रिएट होंगी। जी बिल्कुल, उसी संगठित क्षेत्र की आवश्यकता और उसी दिशा में हम मान सकते हैं जो सरकार की नीतियां हैं अभी तक सामने आई हैं, जिन पर लगातार वो आगे भी बढ़ रही है। लेकिन इस बार जो बजट पेश किया जाएगा उसमें किस तरीके से युवा कल्याण को लेकर और जो योजनाएं हैं उनको कैसा प्रोत्साहन मिलेगा, कितना लाभकारी वो होगा, इस पर भी आप दोनों की राय हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो आने वाला बजट है वो कैसे युवाओं के लिए बेहतर साबित होगा, युवा कल्याण के लिए क्या कुछ आ सकता है। और खासतौर से संजीव जी अगर बात की जाए, क्योंकि आप बता रहे थे कि जो ना सिर्फ स्किल करने की बात की जाती है बल्कि आप भी एक स्टार्टअप जो है वो चला रहे हैं, और एक जो आइडिया है आइडियाथॉन की अगर हम बात करते हैं यूथ को लेकर, वो किस तरीके से आया? देखिए, हम पूरे भारतवर्ष में स्कूल के बच्चों के साथ यूथ आइडियाथॉन चलाते हैं, जहाँ पे हर बच्चों को हम प्रेरित करते हैं कि अगर उनके पास कोई भी आइडिया हो तो वो उस आइडिया को किस प्रकार से एक प्रोडक्ट या सर्विस में या एक स्टार्टअप में बदल सकते हैं जी। और हमने ये देखा है कि आज के बच्चे सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लड़की सीतापुर की थी, उसने ये सोचा कि अगर आप किसी गाड़ी के अंदर बैठें, कार के अंदर बैठे हैं और कार की खिड़कियाँ बंद हैं, तो कभी कभी ऑक्सीजन का लेवल या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाती है, तो वो सफोकेटिंग होता है। तो क्या मैकेनिज्म हम डेवलप कर सकते हैं जिससे कि जो अंदर जितने लोग हैं उन्हें सुविधा हो। और उसने एक सेंसर बेस्ड एक इनोवेशन किया और कहा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो खिड़कियां अपने आप नीचे आ जाएंगी। तो ये एक बच्चे की सोच है और इस बच्चे की सोच को उस बच्ची ने साकार किया, उसका एक प्रोटोटाइप बनाया और सबके सामने उसका प्रदर्शन किया। संजीव जी, लेकिन ऐसी सोच को सार्थक करना, कहीं ना कहीं सरकार की इसमें भागीदारी जो है, जिम्मेदारी नजर आती है, वो किस तरीके से आप देखते हैं? मुझे लगता है कि जो सबसे अहम भूमिका इसमें है वो सरकार का है। देखिए, इसमें काफ़ी सारे लोग इस इकोसिस्टम में जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ बच्चा है, स्कूल है, हमारे जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन इन सबको इकट्ठा करने का काम सरकार का है। और कोई भी इनोवेशन कोई छोटा प्रोसेस नहीं होता है। हमने ये देखा है कि इनोवेशन अगर उसे कमर्शियलाइज करना हो, अगर उसको बाजार में लाना हो, तो अपने आप में 2 साल का प्रोसेस है, 3 साल का प्रोसेस। जितनी कॉम्प्लेक्स इनोवेशन उतना लंबा प्रोसेस जी। अब इससे सपोर्ट करने के लिए कभी कभी फंड्स की ज़रूरत होती है, कभी कभी लैब्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन का काम है, ये मुझे लगता है कि सरकार ही बेस्ट प्लेस्ड है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। और ये हमने होते हुए भी देखा है। जयंत जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि जब ना सिर्फ किसी भी क्षेत्र को संगठित करना, बल्कि अगर PLI स्कीम की बात की जाए या जो युवा हैं उनको किस तरीके से हमें प्रोत्साहन देना है, इसके लिए सरकार हमेशा आगे रही। और जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने अक्सर इस बात का जिक्र किया है कि जब भी किसी नई योजना की बात होती है तो प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर होता है कि इसके जरिए रोजगार के कितने अवसर युवाओं को हमें मिल सकते हैं। तो फोकस हम मान सकते हैं कि सरकार का ये रहा है कि जो युवा हैं वो और ज़्यादा मजबूत स्थिति में आए। जी बिल्कुल, आपने PLI स्कीम का जिक्र किया, तो PLI में आप देखिए बहुत से आइकॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स आए हैं और लार्जली PLI स्कीम के मार्फत ही हमारा जो स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग है वो हम इसमें पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गए हैं चाइना के बाद जी। और सैमसंग की जहां तक बात करें तो सैमसंग में हम सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया में भारत में होती है और एप्पल में हमारा नंबर 2 का स्थान है। ये जो 2 सबसे बड़ी कंपनियां हैं हैंडफोन में, तो मुझे वो एक बहुत अच्छी चीज लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और सेक्टर में PLI स्कीम को एक्सटेंड करना चाहिए, वो सेक्टर जिसमें जॉब क्रिएशन की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो लेदर की यूनिट्स है, लेदर मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें अभी भी ऑटोमेशन ने इतना ज्यादा कहर नहीं डाला है कि वो जॉब क्रिएशन कम हो गया हो। वो अभी भी प्रोसेस पुरानी ही चल रही है। आप एपरल मैन्युफैक्चरिंग में देख लीजिए, उसमें भी ऐसा है। और कुछ सर्विस सेक्टर में जो PLI अभी नहीं होता है, उसमें भी सरकार को कोई PLI इक्विवेलेंट एक सर्विस सेक्टर, क्योंकि हमारी पूरी जो GDP का है वो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग से कहीं ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ करीब 15% है, सर्विसेज का कहीं ज्यादा है।
तो मुझे लगता है सर्विस सेक्टर में भी कोई प्रोत्साहन करने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि जो जीडीपी के लिए दोनों सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जॉब क्रिएशन जो है वो सर्विस सेक्टर जैसे आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हो गई, प्रौद्योगिकी हो गई, ये आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हो गया, इस तरह के सेक्टर, टेलीकॉम हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, इन सब में जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है वो कहीं ज्यादा होता है। और मुझे लगता है कि एक कोई ऐसी स्कीम सर्विस सेक्टर के लिए होना चाहिए कि आप जितनी इंक्रीमेंटल जॉब कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी क्रिएट कर रही है, वो उन फॉर एवरी 100 जॉब्स क्रिएटेड कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव अगर सरकार इसकी तरफ सोचे, तो मुझे लगता है कि हमारी जीडीपी के लिए, ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा और जॉब मार्केट को भी स्टिमुलेट करने के लिए बहुत अच्छा होगा। जी जयंत जी, तभी शायद तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर हम और तेज गति से भी बढ़ पाएंगे और जल्दी ही उस मुकाम तक भी पहुंचेंगे। लेकिन जो युवा हैं उनकी किस तरह की उम्मीदें हैं, इस पर भी नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस पेशकश में, जिसमें लगातार आपको बता रहे हैं कैसे तीसरी आर्थिक महाशक्ति की तरफ देश जो है वो बढ़ रहा है। फिलहाल अब आइए जानते हैं कि आने वाले बजट से देश के जो युवा हैं उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। युवा के लिए शिक्षा सबसे बड़ा, ये देखो मेरे हाथ में अभी पेन भी है, तो शिक्षा सबसे बड़ा जो होता है वो होना चाहिए। शिक्षा के लिए 10% मेरे हिसाब से तो सरकार को अलग रखना चाहिए। आज भारत स्टार्टअप की ओर बढ़ रहा है, युवा व्यापार की ओर जा रहे हैं, तो नए व्यापार के लिए जो सरकार है वह ज़्यादा से ज़्यादा और कम पैसों के अंदर लोन को उपलब्ध कराएं ताकि युवा आसानी से व्यापार को आगे कर सके। और रिसर्च सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि रिसर्च करके युवा देश को कहीं ना कहीं नई ऊंचाइयों पे लेके जाए। रोजगार के लिए भी उनको थोड़ा कदम उठाना चाहिए और रोजगार के लिए प्राइवेटाइजेशन ऐसे कुछ कदम उठा सकती है सरकार। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। पिछली बार जो फ़ंड दिया गया था यूथ मिनिस्ट्री को वो अच्छा फ़ंड था, उसके बाद काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी इनिशिएट हुई, लेकिन इस बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो थोड़े और बढ़ेंगे, क्योंकि हर साल दर बदर पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और जो हमारी इंडिया की जो मीन एज है उसको 29 कहा जाता है, इंडिया इज़ ए यंग कंट्री। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो इनिशिएटिव्स भी बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको फ़ंड्स भी चाहिए, आपको रिसोर्सेज भी चाहिए। तो इस बार उम्मीद ये है कि रिसोर्सेज बढ़ेंगे और इनिशिएटिव्स बढ़ेंगे और आउटपुट बढ़ेगा। इस बार के बजट से पहले भी शिक्षा पे काफ़ी बढ़ाया गया बजट में और स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस किया गया, एम्पावरमेंट पे काफ़ी फोकस की गई। इस बार एक्सपेक्टेशंस यही है कि स्किल और एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशंस पे भी पर्टिकुलरली एक बजट पे एक हिस्सा हो, जिससे क्योंकि जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और जो गवर्नमेंट स्कीम्स आ रहे हैं उसके इम्प्लीमेंटेशंस पे भी फोकस हो, ताकि उसका यूटिलाइजेशन हो सके और जो यूथ है उसका बेनिफिट उठा सके। कुछ फ़ंड जो है हमें रिसर्च के लिए भी पर्टिकुलरली अच्छा फ़ंड आना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे भारत जो है वो विकसित बने, तो फिर उसके लिए हमें ये होना चाहिए कि रिसर्च एक्टिविटीज़ हम यहाँ से ज़्यादा प्रमोट करें, तो उसके लिए प्रॉपर फंडिंग हो, प्लस हमारे यहाँ के कल्चर हेरिटेज के लिए भी फंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आज भारत उभरते हुए भारत की ओर अग्रसर है, तो पिछली सरकार का जो टेन्योर रहा है उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी फोकस किया है। तो वर्तमान समय में भी स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार एक अच्छा सा बजट युवाओं के लिए दे, ताकि स्किल्ड युवा आज के भारत में जो मिशन 2047 भारत सरकार का है उसकी ओर हम अग्रसर हो सकें। जो स्किल डेवलपमेंट के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो 2047 का जो एक डेवलप्ड नेशन का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पेशली फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड इस सब को ध्यान में रखते हुए इंट्रोड्यूस करना चाहिए मोदी गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स और इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, तो उसकी वेस्ट मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए मोदी गवर्नमेंट को कोई ना कोई प्रपोजल लेके आना चाहिए इस बजट में। तो जो युवाओं की उम्मीदें थी वो हमने जान ली। अब संक्षेप में यहाँ संजीव जी आपसे भी जानना चाहूँगा, आपकी किस तरह की उम्मीदें इस बार के बजट से युवाओं के लिए? देखिए, मुझे दो प्रकार की अपेक्षा है। एक जो आज के दिन में एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आज इकोनॉमी में बनकर आया है वो है
AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो ऑटोमेशन हो रही है उससे जो IT, ITAS, BPO सेक्टर उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ चर्न होगा कुछ, तो जब तक हम उस चर्न को उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको स्किलिंग करनी होगी अराउंड दीज टेक्नोलॉजीज, और ये एक लंबे समय तक चलने वाली इस तरह की उम्मीद ये है आपकी, इसमें बदलाव हमें देखने को मिलना चाहिए। जैन जी, आपसे भी जानना चाहूँगा किस तरह की उम्मीदें आपकी जल्दी से? देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत से अभी आपने जिन लोगों का इंटरव्यू किया उन्होंने भी ये बोला कि जो हमारी एजुकेशन, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को मिला के करीब 3.1% GDP का खर्च होता है, और ज्यादातर जो G20 के कंट्रीज हैं वो 5% या उससे अधिक शिक्षा पे खर्च करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एलोकेशन बढ़ना चाहिए। जाहिर सी बात है वो एक बजट में नहीं हो सकता, लेकिन उस दिशा में एक थोड़ा कदम होना चाहिए। अगर 3% को 3.5% भी से भी शुरुआत करी जाए तो एक वो अच्छी शुरुआत होगी, और उसी के लिए शुरुआत शायद जयंती अब हो भी चुकी है। जो सरकार है उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और बताने के लिए कि देश के जो युवा हैं उनको किस तरह की उम्मीदें और लगातार ये उम्मीदें पूरी कैसे होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। आगे देखिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनाने का मिशन शुरू होता है देश में बड़े सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स के